कॉर्पस टू सेव, उसके बाद इन्वेस्टिंग विच ग्रोज योर मनी, एंड बोरोइंग which takes away from your money. And yes guys, I see lots of messages on the chat window. Some of them मुझे कह रहे हैं कि इंग्लिश में बात करो, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं हिंदी में बात करो। तो एज यू कैन सी मैं दोनों में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देर विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, सो प्लीज बी पेशेंट विद मी. So here we go, let's get started. And here are a set of mantras that you cannot avoid. So let's start with the first one. And this first one is about the difference between saving and investing. Saving और investing क्या होता है, इसका फर्क क्या है? So lot of people, and if I were to ask you, and again आप अपने comments chat window में डाल सकते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच फर्क क्या है. पैसे बैंक में रखना, या होपफुली आप बेड के नीचे नहीं रखते या पलंग के नीचे नहीं रखते, और इन्वेस्टिंग में एक्चुअली फर्क क्या है? व्हाट वुड यू से इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग? एंड आई एम हैप्पी टू हियर सम आंसर्स, बट सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क क्या होता है? आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है. बट इन माई माइंड सेविंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट. आपने कुछ कमाया, आपने उसे रख दिया. इन्वेस्टिंग इज अबाउट सेइंग मैं पैसे के लिए काम करता हूं, लेकिन पैसा थोड़ा और काम कैसे कर सकता है. इन्वेस्टिंग ग्रोथ के लिए है. और मैंने यहाँ एक सिंपल सा उदाहरण दिया है जस्ट टू मेक अ पॉइंट. तो आपने 1 लाख रुपए कमाए, यू अर्न 1 लाख रुपीज ऑफ मनी इन प्रिंसिपल. अगर आपने सेविंग की तो आपने 4% इंटरेस्ट रेट पे उसको बैंक में रखा. 30 साल के बाद आपके पास कुछ 56 लैक्स हो जाते हैं. वही 1 लाख आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किए, लेकिन वहां आपका रेट ऑफ रिटर्न शायद 11% हो, 12% हो, 13% हो. उदाहरण के लिए हमने 12% का एग्जाम्पल लिया है. 30 साल बाद आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं. ये 5 गुने का फर्क है ना. बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ सेव करना काफी नहीं है, एंड सेव करने में कोई रिस्क नहीं है. दे आर स्केयर्ड टू इन्वेस्ट. अरे क्या हो जाएगा? लेट मी आस्क यू अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन हियर. आपको लगता है अगर आप सिर्फ बैंक में पैसा डाल देंगे वो एक रिस्क फ्री काम है? Are you taking risk when you put money in the bank and do nothing else? Is there a risk to do that? Is there a risk to putting money in the bank? And yes, I see on the chat window, some people are saying yes. And I absolutely agree. आज की तारीख में अगर आप बैंक में पैसा डालेंगे और आपका 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक रिस्क है, और वो रिस्क रियल है. एंड व्हाट इज दैट रिस्क? व्हाट इज दैट रिस्क? yes, someone has already put it there. That risk is risk of inflation. आज की तारीख में हिंदुस्तान में inflation is about 4-5%. You will realize the purchasing power of your money is gone. मेरा एक एग्जाम्पल है जो बहुत वायरल हुआ था, एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. बट मैंने अपनी पढ़ाई अपनी अंडर ग्रेड यूएस में की थी. और मैंने अपनी जो पढ़ाई की थी 20 साल पहले, तो करेंसी वगैरह मिला के एक यूएस अंडर ग्रेड की पढ़ाई 4 साल में 1 करोड़ की होती थी. थैंकफुली माई फादर वॉज नॉट पेइंग द बिल. मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ी थी, लेकिन जो फुल फी बच्चे थे वो 1 करोड़ देते थे. आज की तारीख में अगर आप वही डिग्री जाके लो उसी कॉलेज से, डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? इट कॉस्ट 3 करोड़ रुपीज. एंड दैट इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ योर मनी लूजिंग वैल्यू. तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए लेके वो बैंक में रखे होते हैं, एक्चुअली यू वुड हैव गॉटन पुअरर 20 years लेटर. नाउ आई एम श्योर इस वेबिनार पे ऐसे कुछ लोग होंगे जो यंग लोग होंगे, और ऐसे कुछ लोग होंगे जो यंग पेरेंट्स के बच्चे होंगे. एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल, जब मैं ऐसे सेशंस करती हूँ, दे कम टू मी एंड से मैडम आप सेविंग की बात कर रही हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, हमसे तो बेसिक सेविंग ही नहीं होती. And people in their 20s will come to me and say, but we have to order food on Zomato, and we have to go to the gym, and we have to watch Dhurinder or whatever it is on TV, on PVR. And इतने खर्चे होने के बाद सेविंग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. So what I want to give all of you, and I am not going to ask you to raise your hand अगर आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, बट ये एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है जो मेरी किताब में है, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू ऑन हाउ मच टू सेव. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड से
मैं 10,000 रुपए महीने कमा रहा हूं, कितना सेव करना चाहिए? सो कितना सेव करना चाहिए इन योर ट्वेंटीज? आई वुड सजेस्ट आप अपनी 10% पोस्ट टैक्स इनकम, 10% ऑफ योर इनकम आफ्टर टैक्स, इफ यू कैन सेव, यू आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट. नाउ सम पीपल ऑन द चैट विल आस्क, राधिका तुम एडवाइस क्या दे रही हो, सिर्फ 10%? when you are in your 20s, what is very important is just habit. अगर आप आदतें अच्छी बना लो तो आप में खुद बहुत अकल आ जाएगी, एंड थिंग्स विल गेट बेटर. इफ यू आर इन योर 30s, आई थिंक 10% अगर आप सेव कर रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 30s में क्या होता है, लाइफ थोड़ी सी रियल हो जाती है. शादी होती है, बच्चे होते हैं, इवेंचुअली यू वांट टू बाय हाउस, ऑल दीज थिंग्स. सो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, 30% ऑफ योर इनकम शुड गो टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स. एंड वंस यू आर इन योर 40s, थोड़ी सी जिंदगी और सीरियस हो जाती है, आपको रिटायरमेंट के लिए भी हिंदुस्तान में सोचना पड़ता है. सो यू रियली नीड टू थिंक अबाउट सेविंग 50% ऑफ योर पोस्ट टैक्स इनकम. इसको कहते हैं 10-30-50 प्रिंसिपल. 20 साल की उम्र में 10%, 30 साल की उम्र में 30%, 40 साल की उम्र में 50%. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं एंड यू आर गेटिंग स्केयर्ड बाय दिस, एटलीस्ट यूज इट एज अ गाइडिंग पोस्ट. बट ये 10-30-50 का प्रिंसिपल है जो आप सेविंग और इन्वेस्टिंग की तरह देख सकते हैं. तो अभी दूसरे मंत्रा पे आते हैं. एंड नाउ वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट सेविंग एंड वी आर गोइंग टू कम टू इन्वेस्टिंग. एंड लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. इन इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में आपको लगता है कि जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में, जैसे सेफ फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करेंगे, इक्विटी फंड्स होते हैं, हर आदमी के लिए या हर औरत के लिए एक ही सोल्यूशन होता है क्या इन्वेस्टमेंट्स में? मार्केट में इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, तो लोगों की भी रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है. और मैं थोड़ा रिस्क के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आम तौर से जो लोगों को निवेश से दूर रखता है उसको कहते हैं रिस्क का डर. सो आई डोंट नो, यू कैन टाइप इन द विंडो, बट हैज एनी ऑफ यू बिन टू एन अम्यूजमेंट पार्क? आई एम श्योर इस ऑडियंस में जो इतने सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 1,000 लोग हैं, ज्यादातर लोग अम्यूजमेंट पार्क में गए होंगे. तो मैं आपको एक अम्यूजमेंट पार्क की कहानी बताती हूँ. तो माई फैमिली गोज टू अम्यूजमेंट पार्क्स. वी आर ऑल वेरी फाउंड. एंड इफ यू गो टू एन अम्यूजमेंट पार्क, यू विल नोटिस कि अम्यूजमेंट पार्क में अलग अलग तरह की राइड होती हैं. लेफ्ट पे देर इज अ वेरी स्लो थिंग कॉल्ड अ मेरी गो राउंड, धीरे धीरे चलता है, वो हॉर्स ऊपर नीचे होता रहता है, ऑल ऑफ दैट. देन देर इज समथिंग कॉल्ड अ जायंट व्हील, उसे कहते हैं. वो थोड़ा हाइट होती है, सो इट्स अ लिटिल मोर स्केरी. ब्रॉडली वो स्लोली चलता है, ऊपर नीचे जाता है. And then, of course, there are the fast-paced roller coasters. Now, my mother and father both go to amusement parks, but वो बड़े अलग लोग हैं. मेरी मम्मी ऐसी हैं कि उन्हें राइड से बहुत डर लगता है. फास्ट पेस रोलर कोस्टर्स डर ही नहीं होता. सो व्हेन शी गोज टू एन अम्यूजमेंट पार्क, वो क्या करेंगी, एक मेरी गो राउंड पे बैठ जाएंगी, कभी फेरिस व्हील पे बैठ जाएंगी, फिर बेंच पे बैठ के बच्चों को देखती रहेंगी. शी फील्स वेरी नाइस. माय फादर इज एन अग्रेसिव रिस्क टेकर. जब तक वो अम्यूजमेंट पार्क, और वो 70 साल से ज्यादा के हो गए हैं, जब तक वो अम्यूजमेंट पार्क के सारे रोलर कोस्टर पे नहीं बैठते, उनका अम्यूजमेंट पार्क का दिन ही नहीं कंप्लीट होता. नाउ हु इज राइट, माय मदर और माय फादर? एक्चुअली बोथ आर राइट. I think a successful trip to an amusement park is one where आप इतनी रिस्क लें कि आप बोर ना हो. What is the point of paying the money to go to an amusement park? अगर आप किसी चीज पे ना बैठे, बेंच पे बैठे, आप बोर हो जाएंगे, आपने कोई रिस्क नहीं ली. लेकिन इतनी भी रिस्क ना लें कि आपको बाद में उल्टियां और चक्कर आए, बिकॉज देन यू हैव टेकन टू मच रिस्क. एंड आई थिंक निवेश में भी कुछ ऐसा है. निवेश इज ऑल्सो इन सम सेंस लाइक इन अम्यूजमेंट पार्क. अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग राइड्स हैं. आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए अम्यूजमेंट पार्क में क्या सही है. नाउ इफ यू आर अ पर्सन जिसको घबराहट होती है जब आप पैसे खोते हो, तो आप प्लीज डेट फंड में इन्वेस्ट करिए, स्लो करूजल में इन्वेस्ट करिए. इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स मोर फ्रॉम योर मनी, तो आप प्लीज फास्ट रोलर कोस्टर में इन्वेस्ट करिए. लेकिन जरूरी चीज क्या है, इज टू रियलाइज कि लाइफ में फ्री का आर्बिट्राज नहीं होता. इफ यू चूज टू राइड द रोलर कोस्टर, ऐसे भी दिन आएंगे जब मार्केट गिरेगा, ऐसा भी साल आएगा जब मार्केट 50% डाउन होगा, लेकिन ऐसा भी साल आएगा जब आप 50% रिटर्न बनाएंगे.
इफ यू चूज टू राइड द रोलर कोस्टर तो चक्कर भी आ सकते हैं। अगर आप डेट वाले इन्वेस्टर हैं और आप करूजल पे बैठेंगे तो आप पैसे नहीं खोएंगे, किसी भी डिसेंट होराइजन में आप पैसे नहीं खोने वाले, लेकिन आपको बड़े रिटर्न नहीं मिलने वाले। निवेश में जो अक्सर गलतियां होती हैं वो एक्सपेक्टेशंस की होती हैं, और करूजल वाला इन्वेस्टर रोलर कोस्टर पे बैठ जाता है और रोलर कोस्टर वाले इन्वेस्टर को करूजल का आउटकम चाहिए होता है। सो दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ थॉट ऑन रिस्क। नाउ आई डोंट नो, बट हैव एनी ऑफ यू हर्ड ऑफ दिस एड? एंड ये जो फ्रेज है, बहुत एक हिंदुस्तान का फ्रेज है, उसको कहते हैं कितना मिलेगा। कितने लोगों ने ये फ्रेज सुना है, कितना मिलेगा? एंड व्हाट इज इट एसोसिएटेड विद? ये शब्द हिंदुस्तान में वायरल क्यों हुआ? कितना मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किसी ने सही कहा, ये माइलेज से एसोसिएट होता है। सो वी आर इंडियंस, वी लव कार्स, वी लव माइलेज, एंड वी ऑल से यार कितना देती है, कितना देती है। नाउ इन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो देर इज दिस रियलिटी ऑफ कितना देती है। एंड आई मस्ट टेल यू अ स्टोरी फ्रॉम माई ओन हाउस होल्ड। सो अगेन, हमने रोलर कोस्टर करूजल की बात की, तो हमारे घर में एक पार्टी हो रही थी। घर में अलग अलग निवेशक है, एंड माय मामा वाज सिटिंग देयर, एंड वो बहुत टाइम तक एक एफडी इन्वेस्टर रहे, अंटिल अ गुड क्वालिटी एमएफडी केम एंड स्टार्टेड पुटिंग हिज मनी इन हाइब्रिड फंड्स, जिसको मैं मीडियम रिस्क कहती हूँ। एंड वेरी हैप्पीली ही वाज सेइंग टू माय फादर कि "यार, मैंने तो ना जीजा जी 12-13% का रिटर्न कमाया है, मैं क्या 7-8% एफडी कमाने वाला इन्वेस्टर, मैं तो बहुत खुश हो गया।" वो खुश हो रहे थे। फिर मेरे पापा उससे कहते हैं, अरे गगन, तू क्या बात कर रहा है, मैंने तो 25% रिटर्न कमाया है। मेरे माँ जब तक पापा ने कुछ नहीं कहा था, अपने 12-13% के रिटर्न से बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला दैट समवन एल्स हैड अर्न 25%, ही गॉट वेरी अपसेट एंड ही स्टार्टेड वंडरिंग कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। एक्चुअली उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, उनकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उनके साथ सही हुआ था। बाय द वे, मेरे फादर की एक्सपेक्टेशन के इक्विटी में हमेशा 25% रिटर्न मिलेगा, वो भी सही नहीं है। वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि जब आप निवेश करें तो ये जो कितना मिलेगा है, इसकी सही एक्सपेक्टेशंस होना बहुत जरूरी है। एक गलती जो हम सब करते हैं, और अगर आप एक चीज इस वेबिनार से सीखें, पिछले एक साल के रिटर्न से हम लोग ऑब्सेस हो गए हैं कि इक्विटी ने पिछले साल 50% रिटर्न दिया है, तो अगले 5 साल वो मुझे 50% रिटर्न देगी। ये होता नहीं है। पिछले साल सिल्वर ने 100% रिटर्न दिया, अब तो सिल्वर ही चलेगा, सिल्वर ही करो। हर जो इन्वेस्टमेंट होता है, डेट, इक्विटी, गोल्ड, उसका एक रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न है, और वो रियलिस्टिक रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न आपको 5-10 साल के लिए देखना पड़ता है। तो अगर आप जैसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में, यू कैन सी इट ऑन दिस चार्ट। तो इक्विटी का लॉन्ग टर्म रिटर्न 10 साल में 15% है, 5 साल में 12% है। मिनिमम रिटर्न भी आप देख सकते हैं, गोल्ड का कुछ 10-11 है, डेट का आप देखे जा रहे हैं। तो अपने दिमाग में सही रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आप गलतियां कम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बिफोर वी टॉक अबाउट इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बोरोइंग पे थोड़ी सी बात करूंगी। नाउ इंडिया हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री विद दिस वर्ड बोरोइंग, इसको हम हिंदी में कर्ज कहते हैं। एंड कर्ज हिंदुस्तान में बड़ा एक फिल्मी शब्द है, क्योंकि क्या होता है, वो मदर इंडिया में हम दिखाते हैं कि यार उसने कर्ज लिया, उसके साथ क्या हो गया, सब लुट गया। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, कर्ज एक अच्छा शब्द है? इज डेट अ गुड थिंग और इज डेट अ बैड थिंग? इज टेकिंग अ लोन अ गुड थिंग और इज टेकिंग अ लोन ए बैड थिंग? एंड आई वुड लव टू हियर सम व्यूज। एंड इस टॉपिक पे लोगों के बहुत अलग अलग व्यूज हैं। सम पीपल से न्यूट्रल इवन ऑन द चैट विंडो, सम पीपल थिंक बैड। आई थिंक जिंदगी में एक डेफिनेशन है, एंड आई वुड रियली इनकरेज कि यंग पीपल इसको ध्यान से सुने, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। ना, अच्छा कर्ज क्या होता है? व्हाट इज गुड डेट? गुड डेट ऐसी चीज होती है विच इज यूज जब आप एक लोन लेते हैं टू फुलफिल योर नीड्स।
घर खरीदना एक नीड है, पढ़ाई करना एक नीड है, शायद ऑफिस के लिए लैपटॉप लेना एक नीड है। जब आप ऐसी चीजों के लिए कर्ज लेते हैं, यू आर बिल्डिंग एन एसेट, वेदर इट इज योर प्रोफाइल, वेदर इट इज योर वर्क, वेदर इट इज योर होम। बुरा कर्ज क्या होता है? बैड डेट इज समथिंग दैट इज यूज टू फुलफिल योर वांट्स। अरे यार, मुझे ना बहुत फैंसी हैंडबैग लेना है। डेट फॉर द पर्पस ऑफ दैट हैंडबैग इज बैड डेट। तो अपनी नीड्स और वांट्स में फर्क करना बहुत जरूरी है। होम लोन टुडे एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ फंडिंग है, सस्ते में आपको घर लेने का एक ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन पर्सनल लोन जो 15-16% का होता है, वो प्रोडक्ट वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैंने स्क्रीन पे अगेन फ्रॉम द बुक थोड़े से रूल्स दिए हैं कि अगर आप डेट ले रहे हैं तो इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आपकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम से कायदे से 30% से कम होनी चाहिए, नहीं तो आपको स्ट्रेस होगा। आपकी डेट शुड नॉट बी मच लार्जर देन योर एनुअल इनकम। और हमेशा जिंदगी में एक इमरजेंसी फंड रखिए। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी। किसी ने वो मूवी देखी होगी, तारा रंपम। इट वॉज अ यशराज मूवी एंड इट वॉज शॉट मेनी मेनी ईयर्स अगो। बट उसमें सैफ अली खान और रानी मुखर्जी थे, और मेरे से ज्यादा शायद किसी ने उस मूवी को प्रमोट नहीं किया है। But essentially, in Tararampam, the guy was a race car driver. And you know, at some point he proposed to his wife, and वो वाइफ उसको देख के कहती है, वो थोड़ी सी टिकी टिकाई थी। शी लुक्ड एट द रिंग एंड शी सेड, ये भी ईएमआई पे लिए। एंड इफेक्टिवली ही हैड फुलफिल्ड हिज एंटायर लाइफस्टाइल ऑन ईएमआई। और क्योंकि ये हिंदी फिल्म है, उसमें बहुत ड्रामा हुआ, एंड देन दे हैड टू मूव टू अ पुअरर कम्युनिटी एंड ऑल। बट गुड डेट एंड बैड डेट, द रीजन इन एन इन्वेस्टमेंट सेक्शन में डेट का जिक्र कर रही हूँ, इसके हम सेव करते हैं, हम कमाते हैं, हम जोड़ते हैं, हम एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कॉर्पस बढ़े। लेकिन डेट जो है, वो एक होल है। आप जितनी भी मेहनत करें, आप इन्वेस्ट करते रहें, आप रिटर्न कमाएं, अगर आप डेट से लेडन हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भर भर के हैं, तो आप हमेशा गड्ढा भरते जाएंगे। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू, यहाँ कोई एक एयरपोर्ट लाउंज में गया है? मल्टीपल डिफरेंट पीपल, हैव एनी ऑफ यू गॉन टू एन एयरपोर्ट लाउंज? हैव यू नोटिस्ड वन थिंग अबाउट एयरपोर्ट लाउंजेस इन इंडिया टुडे? सो इफ यू गो टू एनी एयरपोर्ट लाउंज इन इंडिया टुडे, आप देखेंगे उसमें बैठने की जगह नहीं है। ओके? एंड बैठने की जगह क्यों नहीं है आजकल एयरपोर्ट लाउंजेस में? 20 साल पहले तो ऐसा होता नहीं था। आज कोई एयरपोर्ट लाउंज में, इफ यू गो टू द एंट्री, लोग आएंगे और वॉलेट से करीब 7-8 क्रेडिट कार्ड निकालेंगे और कहेंगे, ये ट्राई कर, वो ट्राई कर। क्रेडिट कार्ड प्रोलिफरेशन क्रेजी हो गया है। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। 70% देश के आईफोन आज किसी तरह की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड पे लिए जाते हैं, और 30% शादियां फंडेड होती हैं। सो दिस इज डेंजरस, और थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। Now, the second thing I want to talk about before we get to investments, it is something called insurance. Again, मैं इंश्योरेंस की क्यों बात कर रही हूँ? हमने सेविंग की बात की, हमने एक्सपेंसेस की बात की, हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, और हमने कहा कि कर्जा एक ऐसी चीज है जो होल कर सकता है। एक और दूसरी चीज है जिंदगी में जो होल कर सकता है, और वो है जिंदगी की इमरजेंसी। या तो हेल्थ की इमरजेंसी या लाइफ की इमरजेंसी। मुझे लगता है हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर और हेल्थ इन्फ्लेशन कितनी होगी। आज मोस्ट पीपल आर नॉट हैप्पी टू गो टू द सेम हॉस्पिटल जो हम 20 साल पहले जाने को तैयार थे। मोस्ट पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल गोइंग टू अ पब्लिक हॉस्पिटल। एवरीवन वांट्स अ प्राइवेट रूम, एवरीवन वांट्स टू गो टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल। एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ इज राइजिंग। जब मेरे पापा सर्विस में थे तो सरकार आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट कवर करती थी। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, बिजनेसेस चलाते हैं, वो सिक्योरिटी भी आपको मिलती नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर यू सिट विद योर एडवाइजर एंड सॉर्ट आउट योर बेसिक नीड्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। और आप अपनी 30s में अगर ये कर लें तो हमेशा बेटर है। दूसरी बात मैं हमेशा कहूंगी, बहुत लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस अपनी एम्प्लॉयर से मिलती है, लेकिन अगर आप उसकी मैथ्स करें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, अनलेस योर एम्प्लॉयर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज नॉट इनफ।
सेकेंड थिंग, आई विल नॉट टॉक टू मच अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, अगेन बहुत लोगों को अपने एम्प्लॉयर से मिलती है। माई वन सजेशन इज कि आप इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखें। इंश्योरेंस जिंदगी का पैराशूट है, इंश्योरेंस इसलिए है कि बुरे दिन में आपको प्रोटेक्शन मिले। इन्वेस्टमेंट जिंदगी का प्लेन है, वो आपको ऊपर ले जाता है। तो ये तो हो गई बेसिक सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डेट की बात। अब हम चार इन्वेस्टमेंट एरियाज की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल एस्टेट, हम गोल्ड की बात करेंगे, हम इक्विटी की बात करेंगे, और हम बॉन्ड्स की बात करेंगे। थोड़ी बेसिक बात करेंगे, थोड़े मैं आपको टिप्स दूंगी, और अगर क्वेश्चंस होंगे तो देन वी विल आंसर देम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। सो आई एम श्योर सबको ये फोटो पता है। आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? एंड ऑफ कोर्स ही सेज मेरे पास माँ है। ये कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? ये तो सबको पता है। हिंदुस्तान में रियल एस्टेट एक बहुत इमोशनल चीज है। हम कहते हैं कि जिंदगी की बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, एंड व्हाट इज द थर्ड नीड? मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, बंगला, मकान। वेरी फ्यू पीपल अनफॉर्चुनेटली से रोटी, कपड़ा और म्यूचुअल फंड। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड आस्क मी, घर खरीदना चाहिए, रेंट या बाय, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी सिंपल टिप्स दूंगी। फर्स्ट टिप आई हैव, जिस घर में आप रहते हैं, योर प्राइमरी होम, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज एन इमोशनल डिसीजन। आई लिव इन मुंबई। यहां अगर आप देखें, अगर आप एक घर लें और उसे रेंट पे डालें, तो उसमें जो आपको रेंट मिलती है, यू नो व्हाट द रेंटल यील्ड इन मुंबई इज? इट इज अबाउट 2%। इन इंडिया ऑन एवरेज रेंटल यील्ड इज 3%। अगर आप रेंट की इकोनॉमिक्स देखें, वो बेकार है, क्योंकि उससे ज्यादा तो आपको बैंक में मिलता है। लेकिन मेरे जैसे फंड मैनेजर या फंड मैनेजमेंट पर्सन ने भी घर लिया है। क्यों घर लिया है? बिकॉज घर इज एन इमोशनल डिसीजन। व्हेन आई कॉल पीपल ओवर, मेरा बेटा मेरे घर में बड़ा हुआ, ऑल ऑफ दैट। एंड जिस घर में आप रहते हैं उसको स्प्रेडशीट की नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि फाइनली म्यूचुअल फंड जितने भी सही हैं, आप उनमें रह तो नहीं सकते। सो ये जानिए। बाय द वे, अगर आपको घर की इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है, इट मेक्स नो सेंस टू बाय अ हाउस। हाउएवर, जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जो सेकंड होम होता है, वो इमोशनल डिसीजन नहीं होता, वो फाइनेंशियल डिसीजन होता है। वो फाइनेंशियल नजरिए से ही देखना चाहिए। Now, I am from Delhi NCR. I don't know if anybody on this call is from Delhi NCR belt, but let me tell you something. दिल्ली एनसीआर में इन द अर्ली डेज, अगर आपको किसी को अपना शो ऑफ करना पड़ता था, एंड इन दिल्ली वी लाइक टू थोड़ा सा शो ऑफ, आई कैन मेक फन ऑफ दिल्ली बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो इफ यू वांटेड टू शो ऑफ, द इजीएस्ट वे टू शो ऑफ वाज टू से मेरे पास वहां एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मेरे पास वहां एक घर है, मेरे पास वहां एक प्लॉट है, मेरे पास एक लैंड है। एंड लॉट ऑफ पीपल यूज टू ओन वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर वेल्थ इन लैंड। अब मैं उन्हीं लोगों को, जो पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं, उन्हें बूढ़ा होते देखती हूँ। नाउ दे हैव दिस लैंड एंड उसको बेचना चाहते हैं। अब अगर आपके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको 50 लाख चाहिए, आपको मिल सकते हैं? नहीं। मेनी टाइम्स वो टेनेंट को मैनेज करने में इशू है। मेरे मम्मी के मदर इन लॉ के घर में तो वी हैव अ लीगल केस गोइंग ऑन ऑन अ टेनेंट। मेनी टाइम्स वो प्रॉपर्टी इतनी पुरानी हो जाती है, एंड हाफ द टाइम यू एंड अप गेटिंग black instead of white for that property. So people don't estimate the maintenance cost of property. अभी एक, आई थिंक अबाउट 2-3 मंथ्स अगो, एक पोस्ट आया लिंक्डइन पे, जैसे लिंक्डइन के पोस्ट आते हैं, कि अमिताभ बच्चन साहब ने 2003 में कोई घर लिया था, लिया होगा 10-5 करोड़ का, और उन्होंने 25 साल बाद वो घर 3 गुने का बेचा। अरे वाह वाह वाह, और सबने तालियां बजाई। 3 गुना 25 साल में अच्छा रिटर्न होता है? उससे ज्यादा तो मार्केट का या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न होता है। तो क्या है, हम रियल एस्टेट, क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं, इसको टाइम्स में देखते हैं, और इक्विटी के रिटर्न को आप परसेंटेज में देखते हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि पहला घर इमोशनल है, बाकी प्रॉपर्टी इमोशनल नहीं। मैं बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं दो चीजें कहूंगी। चाहे आप एफडी रखें, चाहे आप बॉन्ड खरीदें, चाहे आप डेट म्यूचुअल फंड लें, आर्बिट्राज फंड लें, ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको सेफ रिटर्न दे सकते हैं। वन, ये आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि ऐसा भी वक्त आता है जब आपको पैसे अर्जेंटली चाहिए होते हैं और इक्विटी मार्केट 30% गिरा होता है. I will give you this very very small story, but one of my greatest investment mistakes, मैंने कमाना शुरू किया था 2005 या 6 में. और मैंने क्या किया था, 2007 में निवेश करना शुरू किया था. एंड लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी, राधिका यार तू तो 23-24 साल की है, you can take a lot of risk, put everything in equity. And I did that in 2007. जो लोग मार्केट में एक्सपीरियंस्ड है उनको पता है इक्विटी मार्केट का 2008 में क्या हुआ था. व्हाट हैपेंड टू इक्विटी मार्केट इन 2008? सो इफ यू वर अराउंड फ्रॉम दैट एरा यू विल रिमेंबर इक्विटी मार्केट 2008 में वापस 60% 50% क्रैश हुआ था. मुझे 2009 में वापस आना था. अब मेरे पास था नहीं डेट का कॉर्पस और पैसे चाहिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए. मैंने इक्विटी फंड्स को 50% कट पे रिडीम करा है. मुझे अभी भी उस बात का दुख होता है. अगर मेरे पास डेट का कॉर्पस होता तो मैं डेट के कॉर्पस से अपना काम शुरू कर लेती और इक्विटी जब बढ़ जाता तो मैं उसको तब रिडीम करती. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट. दूसरा, अगर आप एक डेट का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और यहाँ छोटा सा सुझाव है, तो सारे पैसे एक साल में मत मचोर करके लगाइए, लैडरिंग करिए, वो थोड़ा बेटर रहेगा. अच्छा, दिस एग्जाम्पल सम ऑफ यू मे हैव सीन, बट थोड़ा तो इक्विटी की बात करनी चाहिए. एंड व्हाट कैन आई से अबाउट इक्विटी? आई थिंक इक्विटी इज द ओनली वे. अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ कमानी है तो इक्विटी से अच्छा कोई जरिया नहीं है. अभी यहाँ इस कॉल पे कितने लोग अपना खुद का धंधा चलाते हैं? प्लीज टेल मी इफ यू रन योर ओन बिजनेस. You can raise your hand. I'm sure a lot of people on this call run their own business. So to everyone who runs their own business, अगर आपके बिजनेस में एक क्वार्टर खराब होगा, आप अपने धंधे को बंद कर देंगे क्या? एक क्वार्टर खराब होगा, धंधा बंद कर देंगे? नहीं करेंगे. एक साल भी खराब होगा तो धंधा नहीं बंद करेंगे. यू विल से मुझे कॉन्फिडेंस है, कभी कभी मार्केट ऐसा हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है, पैसा जाएगा. तो आप स्टॉक मार्केट जब 3 महीना या एक साल खराब होता है क्यों दुखी हो जाते हैं? एंड आई थिंक पीपल हैव टू रियलाइज कि फाइनली जब आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कंपनीज खरीद रहे हैं. एंड कंपनीज टेक टाइम. मैं खुद एक कंपनी की सीईओ हूं एंड आई कैन टेल यू इट टेक्स 5 years टू टर्न अराउंड अ कंपनी. नाउ some of you have seen my whiskey example, but I'm still going to give this example. So there is something beautiful in investing, and it is called compounding. लेकिन मैं compounding बोलती हूँ तो किसी को समझ नहीं आता. So this is a story from a single malt distillery that I went to. I am sure that it's a Saturday night, so I'm allowed to talk about single malts. But I went to this single malt distillery, and it's in Scotland. And this whole process of, when someone is saying Indri on the thing, the whole process in Scotland of mixing the single malt stuff takes about 15 days. After that, what happens to whiskey? उसको कास्क में रख देते हैं और वो कास्क में बैठी रहती है, वेदर इंड्योर करती है और एज के साथ उसमें फ्लेवर आती है. Someone told me that जब तक वो विस्की 3 साल तक कास्क में रहती है उसे लीगली विस्की ही नहीं कहा जाता. द सेम इज एक्चुअली ट्रू ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग. नाउ विस्की जितनी पुरानी होती है उसकी वैल्यू इतनी बढ़ती है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू सम स्टेटिस्टिक्स एंड आई रोट देम डाउन ऑफ विस्की प्राइस. तो 12 साल की जो विस्की की बॉटल होती है, व्हेन आई वेंट देयर, उसका प्राइस करीब 40 पाउंड था. 12 साल की बॉटल 40 पाउंड. 18 साल की बॉटल जो 50% ज्यादा पुरानी है, उसका प्राइस आपको क्या लगता है? अगर 12 साल की बॉटल का प्राइस 40 पाउंड था, तो अगर मैं 50% बॉटल की एज बढ़ा दूं तो प्राइस कितना बढ़ेगा? एक्चुअली डबल्ड, 80 पाउंड्स. नाउ 23 year old bottle, again you increase the price by 25%, price goes 5 times, 400 pounds. 25-year-old bottle, you increase the price only by 10%. Price goes up to 2000 pounds. हाँ, बहुत लोगों ने ये वीडियो देखा हुआ है. अब अगर आपको लगता है कि ये वेबिनार छोड़ के आपको सारे पैसे विस्की में डाल देने चाहिए, ऐसा कुछ निफ्टी के साथ भी होता है और आप वो एग्जाम्पल अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मनी टाइम.
लास्ट इन्वेस्टमेंट जिसका मैं बात करूंगी दैट इज गोल्ड। अब इस साल तो गोल्ड एंड सिल्वर की बहुत बात हुई है, बट व्हाट आई विल से इज दिस, गोल्ड जिंदगी या इन्वेस्टमेंट में एक जोकर है। जब इक्विटी मार्केट बुरा करता है जैसे पिछले साल या 2008, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में आके शील्ड की तरह काम करता है। आई डोंट नो इस वेबिनार पे कितनी लेडीज हैं, बट मैं आपको थोड़ी सी एक और अनकन्वेंशनल एडवाइस दूंगी डिस्पाइट बीइंग अ लेडी माई सेल्फ। अगर आपको गोल्ड लेना है ज्वेलरी के यूज के लिए, दैट इज एन इमोशनल इशू, वो आप फिजिकली लीजिए। लेकिन अगर आपको गोल्ड या सिल्वर लेना है निवेश के लिए, तो प्लीज आप फाइनेंशियल गोल्ड लीजिए। जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं आप 5% उसकी वैल्यू खोते हैं, जब आप फिजिकल सिल्वर लेते हैं यू लूज 20% ऑफ द वैल्यू। इंडस्ट्री में गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, हम जैसे लोग गोल्ड और सिल्वर का कंबाइंड फंड भी चलाते हैं। बट प्लीज फाइनेंशियल गोल्ड या सिल्वर लीजिए। हमारा तो सुझाव होगा कि गोल्ड और सिल्वर का आप एक ब्लेंड लीजिए, 50-50 फंड ऐसा कुछ लीजिए, बट फाइनेंशियल गोल्ड लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में रखिए। नाउ यू विल से, राधिका तो म्यूचुअल फंड सीईओ है, वेबिनार खत्म होने को आया है, म्यूचुअल फंड की बात ही नहीं की। नाउ व्हाई हैवंट आई स्पोकन अबाउट म्यूचुअल फंड्स? एक्चुअली एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड इज नॉट अबाउट इक्विटी। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल फूड कोर्ट है। उस फूड कोर्ट में आप जाइए, आपको अलग अलग किस्से के खाने मिलेंगे, आपको चाइनीज भी मिलेगा, आपको इटालियन भी मिलेगा, आपको थोड़ा सात्विक खाना भी मिलेगा, आपको मीठा भी मिलेगा। आप चूज करिए आपको क्या चाहिए, इक्विटी, डेट, गोल्ड। एंड द गुड थिंग टुडे इज हमारे पास हर रिस्क एपेटाइट और हर डाइट एपेटाइट और हर टाइम होराइजन के लिए अलग ऑप्शंस हैं। जो 6 महीने से 1 साल का निवेशक है उसके पास हमारे लिए टैक्स एफिशिएंट आर्बिट्राज फंड है। जो रिटायरी होने वाला है उसके लिए हमारे पास इक्विटी सेविंग्स फंड है जिससे आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है, मैं उसका भी उदाहरण दूंगी। जो मिडिल इन्वेस्टर है उसके पास हमारे लिए खिचड़ी है जो कि दाल और चावल का कॉम्बिनेशन है, उसे हम हाइब्रिड फंड कहते हैं। और जो रिस्क लेना चाहता है उसके पास हमारे लिए मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, चाइना फंड तक लेके ऑप्शन है। तो म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल फूड कोर्ट है। आपको बस ढूंढना है कि आप इस रिस्क और रिटर्न के टाइम और रिस्क के स्पेक्ट्रम में कहाँ बैठे हैं, और उस हिसाब से आपको फंड ढूंढना है। द अदर क्वेश्चन जो लोग मेरे से पूछते हैं कि राधिका ये तो आपने इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट बता दिया, ये भी बता दिया कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप गोल्ड में भी पार्टिसिपेट करती हैं, इक्विटी में भी, लेकिन पोर्टफोलियो कैसे बनाए? एंड आई थिंक पोर्टफोलियो बनाना थाली की तरह है। अब आप में से जो सारे इन्वेस्टर हैं वो प्रूडेंट के अलग अलग स्टेट से होंगे। हर स्टेट में हिंदुस्तान में थाली है। एंड आई हैव अ वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कि इंडिया में थाली क्यों चलती है? थाली चलती है क्योंकि थाली सबके लिए है। हर स्टेट की थाली अलग होती है क्योंकि हर स्टेट की डाइट, वेदर, कल्चर अलग होता है। लेकिन हर थाली में कॉमन क्या है? हर थाली में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या तो रोटी होगी और राइस होगी, हर थाली में कोई प्रोटीन होगा, हर थाली में सब्जी होगी, और हर थाली में थोड़ा सा पिकल, चटनी वगैरह होगा। इक्विटी, डेट, गोल्ड थाली के कंपोनेंट्स हैं। हर थाली में आपको डालने चाहिए। अब कितने डालने चाहिए वो आपकी बॉडी के मुताबिक है। तो कुछ लोग रोटी नहीं खा पाते, कुछ लोगों को कहते हैं लो कार्ब, लेकिन थाली आप अपनी बनाइए। माई ओनली अदर सजेशन इज, जब आप कोई भी थाली हिंदुस्तान में देखते हैं तो उसमें दाल, चावल, सब्जी ज्यादा होती है, मीठे की क्वांटिटी और चटनी की क्वांटिटी आमतौर से कम होती है। ऑल द सिंपल थिंग्स दैट यू गेट, इक्विटी, डेट, गोल्ड, ऐसे फंड्स, ये दाल चावल होते हैं। ये जो थीमेटिक फंड्स, क्रिप्टो, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सब पिकल और चटनी होते हैं। अपने निवेश में पिकल और चटनी की मात्रा 10-15% से ज्यादा मत रखिए। थाली दाल चावल वाली ही होती है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि राधिका ने पीएमएस, एआईएफ इस सब के बारे में क्यों नहीं बात किया, मुझे लगता है पहले वेल्थ बिल्ड करनी चाहिए, बाद में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब अगर आपके एसेट्स आपकी इनकम से 10 गुना ज्यादा है, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। लास्ट 1 or 2 things that I want to say. um, One is this. I think
मनी डज नॉट एग्जिस्ट जस्ट ऐसे। मनी का कोई पर्पस होता है, पैसे आप क्यों कमाते हैं? टू लिव अ बेटर लाइफ। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्मॉल स्टोरी। एसआईपी के बारे में तो सब वाकिफ हैं। माई मदर इन लॉ इज अ सिंगल वुमेन। पहले उनका पैसा ज्यादातर रियल एस्टेट में रहता था, एंड देन माई हस्बैंड स्ट्रक्चर्ड इट इनटू अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और SWP यूज करके जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, उनको क्वार्टरली इनकम मिलती है। नाउ शी इज़ अ वेरी सिंपल लेडी, लेकिन उन्हें थोड़ा फॉरेन ट्रैवल का शौक है, एंड आजकल अपनी फ्रेंड्स के साथ शी गोज वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर। तो अभी वो जब जापान गई थी, तो उनकी एक फ्रेंड ने उनसे पूछा कि निर्मला, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो, तुम्हारे बेटे दोनों बड़े हो गए हैं, तुम्हारा फॉरेन ट्रैवल फंड कर रहे हैं। तो ठेस लगा। एंड शी सेड, एक्चुअली मेरे बेटे मेरा फॉरेन ट्रैवल नहीं फंड कर रहे हैं, मेरी SWP कर रही है। एंड SWP और म्यूचुअल फंड्स के बहुत ऐसे टूल हैं जो आपको बहुत डिग्निटी दे सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो क्वार्टरली इनकम ढूंढ रहे हैं, सेविंग्स का एक तरीका ढूंढ रहे हैं, प्लीज अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करिए कि आपका पैसा आपकी लाइफ कैसे बेटर कर सकता है। एंड SWP के बहुत सिंपल रूल्स हैं जो लोग आपको बता सकते हैं। द अदर थिंग आई वुड से इज, आजकल पार्टनर्स कहते हैं नॉमिनेशन भर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन सही रखिए। प्लीज कर लीजिए, जिंदगी बहुत अनसर्टन है, और मैंने लोगों को बुरे से बुरे वक्त में मनी को एक्सेस करने में इतना स्ट्रेस देखा है। इट इज रियली नॉट वर्थ इट इन लाइफ। मेक श्योर कि आपका पेपर वर्क प्रॉपर है। एंड द लास्ट थिंग आई विल से इज दिस, फाइनली, द ग्रेटेस्ट वेल्थ वी हैव इन लाइफ, मैं तो एक माँ भी हूँ, इज आवर चिल्ड्रन। एंड चिराग ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इस वेबिनार में अपने बच्चों को बैठाइए। आई थिंक आजकल बच्चों को सब पता है, और हमारी हिंदुस्तानी घर में आदत है कि बच्चों को पैसे की बातों से दूर रखें। आई थिंक टुडेज किड्स नो एवरीथिंग। किड्स जो 9-10 साल के हैं, वो शार्क टैंक जाके देखते हैं और उन्हें इक्विटी और डेट जैसे शब्द समझ आते हैं। एज योर किड्स गेट ओल्डर, थोड़ा उनसे पैसे की बात करिए, पैसे की अपनी वैल्यूज सिखाइए। थोड़े बड़े हो जाएं तो पोर्टफोलियो रिव्यूज में बिठाना, ज्वाइन करवाइए। फाइनली जो बच्चा इनहेरिट करता है वो पैसा नहीं होता, वो वैल्यूज होती हैं। बट वो वैल्यूज तभी आएंगी जब आप उनको पैसे के डिस्कशन में इन्वॉल्व करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज, एंड आई थिंक मुझे क्विज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट ऑडियंस हैं। बट यू कैन राइट ट्रू और फॉल्स। जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहेंगे, इक्विटी मार्केट में रिस्क कम होता जाएगा। ट्रू? वेरी गुड। नाउ, कीपिंग ऑल योर मनी इन द सेविंग्स अकाउंट इन्फ्लेशन को बीट करने का अच्छा तरीका है। सही है या गलत है? सही है या गलत है? नहीं। इन्वेस्टिंग सिर्फ लक का खेल है, गैम्बलिंग की तरह है। इन्वेस्टिंग सिर्फ लक का खेल है, गैम्बलिंग की तरह है। बुरे वक्त में गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बुरे वक्त में गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बुरे वक्त में गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यू नीड टू बी वेरी रिच टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको बहुत सारा पैसा चाहिए निवेश शुरू करने के लिए। नहीं, आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। 1,000 रुपए महीने फ्रॉम एज 20 विल मेक यू रिचर देन 5,000 रुपीज अ मंथ फ्रॉम 35। 1,000 रुपए महीने फ्रॉम 20 विल मेक यू रिचर देन 5,000 अ मंथ फ्रॉम 35। यस, बिकॉज ऑफ द विस्की एग्जाम्पल एंड कंपाउंडिंग। ना इन्वेस्ट करना भी रिस्क है। ना इन्वेस्ट करना भी रिस्क है। निवेश का एक सही टाइम होता है। कोई सही टाइम नहीं होता, जो टाइम आपके पास है वही सही टाइम है। एंड फाइनली, एक स्टॉक में निवेश करना बेटर देन डाइवर्सिफाइंग। इट इज ऑलवेज बेटर टू डाइवर्सिफाई देन टू इन्वेस्ट इन ए सिंगल स्टॉक। So with that, I'm going to stop sharing my screen right here, and I can take some questions. Thank you guys. You've been a lovely audience, even virtually. Yeah, thank you. Chirag? Yeah, questions. Dear participants, you can write down your questions on the chat box. We'll take few questions. Chirag, I have a little son, so he's decided to join me because you said families can come. Yeah, thank you. Hi. Hi. Say hi, everyone. Hi, everyone. जो मतलब आई थिंक ऑडियंस के क्वेश्चंस तो आ ही रहे, बट अगेन मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट इज ऑन दी गोल्ड सिल्वर वाला बहुत Sure. चला हुआ है अभी। मतलब व्हाट्स योर टेक, लाइक इफ यू कैन गिव सम इनसाइट ऑन दैट।
So my take on gold silver is, and I'll tell you, we run the largest gold and silver FOF इंडिया में जो है। और मैंने इसे ऑनेस्टली 3 साल पहले लॉन्च किया था, जब इसमें 20 करोड़ नहीं आए थे, क्योंकि गोल्ड के रिटर्न बहुत खराब थे। अब इसमें दिन के 30 करोड़ आते हैं। सी आई थिंक जो मैंने थाली का पॉइंट दिया है, गोल्ड सिल्वर शुड बी पार्ट ऑफ योर थाली, बिकॉज दे आर जेन्युइनली जोकर्स इन योर पोर्टफोलियो। तो होना चाहिए। माय वरी इज कि आप इसको एक्सेस अमाउंट में मत होल्ड करिए, क्योंकि पिछला 1 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है। वो नहीं तो आजकल ऐसा हो गया है कि सिल्वर इज द न्यू स्मॉल कैप। जैसे लोग स्मॉल कैप के पीछे भागते थे, अभी सिल्वर के पीछे भागे हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो का 10-15% अप टू 20% गोल्ड सिल्वर हो सकता है, क्योंकि ये करेंसी के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी हेज है, बुरे वक्त में प्रोटेक्ट करता है। और अब इसकी एक सेंट्रल बैंक डिमांड है। अब अगर आप मेरे से पूछें कि गोल्ड या सिल्वर होना चाहिए, फॉर मोस्ट पीपल आई रेकमेंड दिस 50%, 50-50 कॉम्बो। एवरीवन नोज एवरीवन नोज कि गोल्ड इक्विटी में व्हेन यू इन्वेस्ट, लार्ज और मिड कैप कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इन कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर इज लाइक लार्ज एंड मिड कैप। गोल्ड लार्ज कैप है जो स्टेबिलिटी देता है, सिल्वर आपको जब प्रेशियस मेटल्स अच्छा करते हैं तो अपसाइड देता है। So I think multi-asset allocation fund is quite a good या option. आप मल्टी एसेट कर लीजिए, या आप गोल्ड और सिल्वर के कॉम्बो FOF कर लीजिए, पर जनरली इनका कॉम्बिनेशन रखिए। Okay. या मतलब कैसे डिसाइड करें कि राइट एसेट एलोकेशन क्या है हमारी, दैट इज दी इसका मतलब। बेस्ट आंसर इज, आप अपने MFD पार्टनर से बात करिए। देखिए, एसेट एलोकेशन हर इंडिविजुअल के लिए बहुत पर्सनल होता है, आपके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक और आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और इसमें कोई एज के रूल्स नहीं है। बाय द वे, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय फादर। मेरा फादर का एसेट एलोकेशन 95% इक्विटी है, क्योंकि उनका पूरा घर पेड है, सब बच्चे सेटल्ड हैं। एंड मैंने और भी 30 साल के लोग देखे हैं जिनका एसेट एलोकेशन बहुत कंजर्वेटिव होता है। तो ये एज रिलेटेड वगैरह रूल्स हैं, ये मुझे नहीं समझ आते। एसेट एलोकेशन आपकी नीड के हिसाब से होता है। ब्रॉडली सबके पास इक्विटी, डेट, गोल्ड होना चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस आई थिंक 60-20-20 एक बहुत अच्छा बेसिक एसेट एलोकेशन है, जिसके अराउंड आप ट्वीक कर सकते हैं। ओके मैम, वन ऑफ द क्वेश्चन आई थिंक अगेन ग्लोबल वाला ही क्वेश्चन है कि because of this tariff and this the things are happening right now, मतलब what would you can see the impact on earning on the Indian market? तो लुक, आई वुड से दिस, 2025 इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा है। इनफैक्ट आई वुड से इंडिया के लिए काफी बुरा साल रहा है। टैरिफ की अनसर्टनिटी रही, एंड इंडिया वेंट फ्रॉम बीइंग द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द US टू नॉट बीइंग इन ग्रेट शेप। और दूसरा, आपकी अर्निंग्स ग्रोथ में मेजर स्लो डाउन हुआ। नाउ आई थिंक इन 2026 इंडिया आउट परफॉर्मर रहेगा टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा मानना है। क्यों मानना है? एक तो जो अर्निंग्स को करेक्ट करने के लिए इनपुट पैरामीटर्स हैं, 2-3 एक्शंस लिए गए हैं। डायरेक्ट टैक्स आपने इंप्रूव किया है, इनडायरेक्ट टैक्स आपने इंप्रूव किया है, इंटरेस्ट रेट कट हुआ है। इनफैक्ट हमें लगता है Q2 की अर्निंग्स बहुत बुरी नहीं रही हैं, और Q3 अभी आने वाली हैं, बट Q3 अर्निंग्स ठीक होनी चाहिए। तो अगर इंडिया में थोड़ी अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम आए, तो आई एक्चुअली थिंक इट विल बी ए वेरी वेरी डिसेंट ईयर रिलेटिव टू 2025। जो एक रिस्क मेरे को लगती है कि ये जो US इंडिया ट्रेड डील है, ये होनी चाहिए, एंड होपफुली मार्च तक होनी चाहिए। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड यू विल हैव इश्यूज इफ दीज ट्रेड डील्स आर नॉट डन। ओके, SWP के लिए कौन से फंड अच्छे रहे, मतलब कौन सा कैटेगरी अच्छा रह सकता है? So I think SWP, you should look at a hybrid fund for SWP, और don't pick a very volatile fund. एक SWP के लिए बहुत volatile fund मत रखिए, because that will be difficult. The second two suggestions I have for SWP, SWP needs time. तो अगर आप निवेश कर रहे हैं, पहले अपने निवेश को 3 साल कम से कम दीजिए कॉर्पस बनाने के लिए, सो दैट यू विड्रॉ फ्रॉम द कॉर्पस। दूसरा, अगर आपके SWP वाले फंड का लॉन्ग टर्म रिटर्न इज अबाउट 10%, तो आप SWP 50 से 60% की करिए, जिससे कि आप इस इशू में सेफ रहें। ये 2-3 मेरे टिप्स हैं। सो लाइक इक्विटी सेविंग्स, अग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड एडवांटेज, मल्टी एसेट, ये बहुत अच्छे हैं SWP के लिए, लेकिन इनको भी वक्त देना पड़ेगा।
Kapil, do you have any Yeah, question? yeah, two, three, couple of questions in Yes. Q&A. मैम, मिस्टर सूरज इज आस्किंग कि हर बार हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग बैक स्ट्रैटेजी देखते हैं, बैक परफॉर्मेंस देखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, और हमेशा मैं नेगेटिव रिटर्न कमाया उसके बाद। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप एक तो 1 ईयर की रिटर्न देखना छोड़ दीजिए। सबसे बेकार तरीका है इन्वेस्ट करने का। अगर आपको देखना है तो एक मेट्रिक है, उसको 5 साल का रिटर्न कहते हैं, वो भी रोलिंग रिटर्न। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न मत देखिए, एवरेज कस्टमर रिटर्न ओवर 10 ईयर। इस प्रेजेंटेशन में भी मैंने आपको वो डेटा दिया है, किताब में भी है। रोलिंग रिटर्न देखिए 5 साल के बेसिस पे। और जो मैंने बात की ना कि बेसिक एक्सपेक्टेशंस राइट होनी चाहिए। जिस इक्विटी का जो रिटर्न है वो आपका 12-15% के अराउंड ही होगा, गोल्ड का रिटर्न 11-12% ही होगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस करेक्ट रखें। मैम, यू गॉट म्यूटेड। ओके। मिस्टर चिंतन पूछ रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो बनने के बाद उसको कितना टाइम में रिव्यू करना चाहिए? सो आई हैव 3 टिप्स। लुक एट इट वंस अ क्वार्टर, नॉट एवरी डे। एवरी डे देखेंगे तो एक्ट करने का डिजायर रहेगा और उसमें गलती करेंगे। लुक एट इट वंस अ क्वार्टर, review it once a year and make small changes, because life doesn't change once a year, and take severe action once in 3 years ओके। minimum. दिस इज, ये मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए करती हूँ। मैं देखती हूँ हर क्वार्टर, टैक्टिकल चेंजेस करती हूँ मैं वंस अ ईयर। जैसे अपनी एसआईपी रीसेट करके बढ़ानी है तो आई डू दैट वंस अ ईयर। एंड मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस मैं तो वंस इन 5 years करती हूँ। मैम, आपकी बुक के बारे में पूछा हुआ है। वन क्वेश्चन इज देयर, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन, और ये बुक का अमेजोन नाम पे क्या है? अवेलेबल है, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अमेजोन में अवेलेबल है। मेंशन कर दीजिए आपके बुक का नाम। मैंगो मिलियनेयर, मैंगो मिलियनेयर बाय राधिका गुप्ता और निरंजन अवस्थी। आप इसे अमेजोन पे ढूंढ सकते हैं। एज आई सेड, हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों में अवेलेबल है। मैम, एक क्वेश्चन है चिल्ड्रंस गोल बेस्ड ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन। श्रीधर जी क्या पूछ रहे हैं कि सर, डायरेक्टली मुझे चिल्ड्रंस एजुकेशन वाले फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर चिल्ड्रन को बेस में रख के कोई अच्छे फंड सेलेक्ट करके करना चाहिए? So I have a child sitting in my lap. I'll tell you what I've done for him. He's 3.5 years old. So you can use a children's fund, but I've not used a children's fund. So I'll tell you what I've done. सबसे पहले तो बच्चा जब पैदा हो जाए तो जल्दी से जल्दी इनकी डॉक्यूमेंटेशन करिए। इसकी तो 4 महीने में हो गई थी, बिकॉज एक्चुअली इट्स वेरी इजी टू गेट अ पैन कार्ड, बैंक अकाउंट एंड ऑल फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, दे डोंट हैव एड्रेस चेंजेस, ऑल ऑफ दैट। सेकेंड इज, यू फिगर आउट कि बच्चों के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप एक गोल लीजिए। लाइक कॉलेज एजुकेशन इज समथिंग माय हस्बैंड एंड आई चोज। एंड हमने क्या कहा कि जब ये 18 साल का हो जाएगा तो हमें कितना कॉर्पस चाहिए होगा, और उसको हमने बैक कैलकुलेट करके एसआईपी की। एंड विद चिल्ड्रन यू हैव टाइम, सो फंड्स फॉर चिल्ड्रन, लाइक फॉर हिम मैंने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड किया है, मैंने एक स्मॉल कैप फंड किया है। अब हम इसे बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो मैंने एक इंटरनेशनल फंड भी किया है। तो ऐसी ऐसी चीजें करके आप चिल्ड्रन का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक पता नहीं मैडम, अजीब सा क्वेश्चन है। अगर मैंने 17,000 रुपीज का SIP किया और 2042 तक मैं ये कंटिन्यू करूंगा तो मेरा कॉर्पस कितना होगा? आई डोंट नो हाउ विल आंसर दैट क्वेश्चन। आई थिंक ये आई विल नीड अ स्प्रेडशीट फॉर दैट, व्हिच आई कांट डू राइट नाउ। Yeah, one question is that on the fund performance, business cycle fund का, because we Yes, have I can quickly that's a answer that. quite So firstly, I would say that I know there are investors here जो business cycle के investors हैं, and last year उनके लिए बहुत great नहीं रहा है. So let me not start there. अब ये क्यों great नहीं रहा है? What has happened in business cycle fund, उसकी core strategy क्या है? उसकी core strategy है momentum. वो momentum के basis पे sectors में invest करता है। पिछले 1-1.25 साल में momentum strategies poorly की हैं। अगर आप कोई भी momentum based fund देखें, चाहे वो मोमेंटम 200 हो जो सबसे बड़ा हो, मिड कैप मोमेंटम हो, या एक्टिवली मैनेज मोमेंटम फंड्स, उन्होंने पुअरली क्यों किया है? क्योंकि 2025 एक बहुत मैक्रो ड्रिवन साल रहा है। कभी फार्मा अच्छा सेक्टर हो जाता है, फिर ट्रम्प कोई अनाउंसमेंट कर देता है, एंड देन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बैड। सो मोमेंटम हैज डन बैडली।
एंड एक्चुअली अगर आप देखें एक्टिव मोमेंटम फंड्स, पैसिव मोमेंटम फंड्स के कंपैरिजन में बिजनेस साइकिल फंड्स ने 4-5, बिजनेस साइकिल फंड ने 4-5% की आउट फॉर परफॉर्मेंस ही दी है। नाउ वी हैव सीन कि लॉन्ग टर्म में मोमेंटम अच्छा करता है और एक लंबी पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक्चुअली वो रिकवर करता है और बहुत स्ट्रांगली रिकवर करता है। सो दैट वुड बी माय टेक ऑन दैट। प्लीज हैव पेशेंस। स्ट्रैटेजी में कुछ गलत नहीं है, जो सेक्टर डायनामिज्म उसमें होना चाहिए था वो एब्सोल्युटली है, जो स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है वो हो रही है। एंड इनफैक्ट जैन फेब वर बैड फॉर द फंड, बट मार्च के बाद आपने नॉर्मलसी और रिकवरी भी देखना शुरू की। Okay, ma'am. A couple of people have asked a similar question, that I'll reframe it. What is an ideal portfolio, ma'am? How many funds should an ideal portfolio have? Okay, so an ideal portfolio should certainly not have 300 funds or 30 funds. I think an ideal portfolio is one that typically has, most people need something like 8 to 10 funds in their portfolio. The way I would do this is I would decide which categories of funds you need. So pick 4-5 core categories. It could be balanced advantage, it could be multi-asset, it could be mid-cap. 5 कैटेगरी आप देख लीजिए, वन ऑफ कोर्स फॉर डेट, एंड देन उसके बेसिस पे व्हाट यू डू इज इन ईच कैटेगरी हैव 2 फंड्स. Try to have AMCs with different investment styles in each category. So about 8 to 10 funds works for most people. Ma'am, to a continuation to this answer, people are asking, should global market funds should be also part of it? ग्लोबल मार्केट्स का एडवोकेसी मैंने हमेशा किया है. आई थिंक द ओनली कैवियर्स आई वुड से इज दिस वन, तो ऑफ कोर्स आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द limit, so most funds are not open, although people like us are now offering these funds through gift city. But global investing is very important, क्योंकि मुझे लगता है that while India is a great market, हर मार्केट हर तौर पे अच्छा नहीं करता. So for instance, if you look at last year, इंडिया ने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन चाइना ने बहुत अच्छा किया है, यूएस ने बहुत अच्छा किया है. दूसरा, बहुत ऐसी कंपनीज और सेक्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट में प्रेजेंट ही नहीं है, जो सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में प्रेजेंट हैं. फॉर इंस्टेंस, हाई एनर्जी रिसर्च, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा, ये सारे सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में प्रेजेंट हैं. सो आई वुड हाईली रेकमेंड इट. ओनली थिंग इज आई वुड से, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, ये प्लीज ना करें. अपनी एसेट एलोकेशन का 10-15% ग्लोबल हो सकता है. 2 मोस्ट मेजर मार्केट्स आर, ऑफ कोर्स यू शुड स्टार्ट विद यूएस, उसके बाद आप चाइना या इमर्जिंग मार्केट्स देख सकते हैं. Okay. One Mr. last question, I Ashwin, think Kapil you Yes. need to restrict somewhere. I think one last question is there, which is Yes. useful in current scenario. Mr. Ashwin Kumar has asked the Yeah. question: SIF or BAF? I think this is a new category, SIF. Yes. Yeah. So I think, well, what is the difference between these two, and which is the good one for the next 10 years time frame? So it depends on what the SIF is doing and what your goals are. BAF, I think everyone understands. It's a moderate fund that gives you equity upside, and gives you downside protection. So I think BAF is an all-weather category. I am very optimistic about SIF, लेकिन the only thing I would say is कि सोच समझ कर SIF करिए. सारे SIF एक जैसे नहीं होते. ऐसे भी SIF होते हैं, like our first one, Altiva Hybrid Long Short, is an SIF जो आपको टैक्स एफिशिएंट इनकम दे, जैसे 10 से 11% प्री टैक्स दे, लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्सेशन है. ऐसे भी SIF है मार्केट में जो बैफ की रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हैं. तो हर SIF को डिटेल में समझना जरूरी है कि वो करना क्या चाह रहा है, और फिर वो आपकी नीड्स के अराउंड यूज करें. एंड प्लीज अगेन, इस डिस्कशन में एक फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत यूजफुल है. Okay. So thank you, ma'am, for giving your थैंक time. यू. And I think मतलब काफी अच्छा सेशन रहा. जो 9 मंत्र आपने बताए, मतलब which are really good. I think if you can, I can summarize the things. मतलब take the थाली. थाली is the main thing which you can keep in mind. कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए, इमरजेंसी फंड के तौर पे डेट भी होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होना चाहिए, कमोडिटीज भी होना चाहिए. इवन ऑन द डेट साइड यू हैव गिविंग सम गुड इनसाइट कि कितना बोरो करना है, बोरो वाइजली एंड ग्रो सेफली. सो मतलब वो भी एक काफी अच्छा टेक अवे था कि EMI शुड बी योर 30% ऑफ योर इनकम, और जितना भी डेट ले रहे हो वो भी आपकी सालाना इनकम से 3 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
So these are certain good points which I have not down. बाकी तो आई थिंक डियर पार्टिसिपेंट्स थैंक्स फॉर योर टाइम. ऐसे ही काफी सेशन हम रखते हैं एवरी सैटरडे. सो अगेन वी हैव नेक्स्ट सेशन ऑन सैटरडे 7 o'clock. आई थिंक पूरा जनवरी मंथ के अंदर वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सेशन. सो प्लीज अटेंड करिए, आपके फैमिली को भी उसके अंदर इन्वाइट करिए, बिकॉज दिस आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट गेट इट फ्रॉम आउटसाइड. मतलब आपके घर पे ही मिल रहा है, तो यूज इट फुली. So once again, thank you all the participants for giving your time on Saturday evening. And आपके कोई भी और भी questions होते तो आपके मतलब financial advisor का contact करके आप short out कर सकते हो, because there are a lot of questions, but we have some time limit for that. So once again, thank you, ma'am. Thank you, Kapil and Ekagra, for moderating the con call. Thank you. Thank you, Recording guys. stopped. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you all participants. Thank you, Chirag. Say We bye, are ending Ravi. the session right now. Yeah. Say Thank you. bye. Bye.